हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम एनसीईआरटी कक्षा 9 विज्ञान विषय के जितने भी महत्वपूर्ण बहुवैकल्पिक प्रश्न बन रहे हैं, जो पुराने एग्जाम्स में पूछे गए हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, उन सभी को हम प्रॉपर व्याख्या के साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपकी पूरी बुक का जो रिवीजन है वो अच्छे से हो सके। जैसा कि हमने सामाजिक विज्ञान के पूरी बुक के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज डाले थे और आप सभी का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला कि सर इसी तरह की और क्लासेस विज्ञान और बाकी विषय के लिए भी लेकर आइए। तो आज की इस क्लास में बात करेंगे आपकी विज्ञान विषय के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज की, जो प्रश्न बार बार परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने दिया हुआ है, वो है निम्नलिखित में से किसके कणों के बीच सबसे कम रिक्त स्थान होता है, वो आपको बताना है। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसमें कणों के बीच में सबसे कम रिक्त स्थान होता है। तो हमने पदार्थ की तीन अवस्था पढ़ी थी। कितनी अवस्था पढ़ी थी पदार्थ की? तीन अवस्था, ठोस, द्रव और गैस। ये तीन अवस्था हमने पदार्थ की पढ़ी है और आप सब जानते भी हैं। हमने देखा था कि ठोस के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है वो क्या होता है? सबसे कम होता है। द्रव के कणों के बीच में मध्यम होता है और गैस के कणों के बीच में क्या होता है? सर्वाधिक होता है। ये हमने पढ़ा था, है ना, कि ठोस, द्रव और गैस की बात करें तो ठोस के कणों के बीच में रिक्त स्थान सबसे कम और द्रव में मध्यम और गैस के अंदर क्या होता है? सर्वाधिक होता है। तो यहां पर जो सही उत्तर होगा वो होगा चीनी का क्रिस्टल, यानी कि ठोस, क्योंकि ये ठोस है और ठोस अवस्था में पदार्थ के जो कण हैं वो बहुत ही क्या होते हैं? पास पास होते हैं और उनके बीच का जो रिक्त स्थान है वो क्या होता है? सबसे कम होता है। अब ठोस के कणों के बीच में रिक्त स्थान सबसे कम होता है, अतः कणों के बीच का जो आकर्षण बल है वो आकर्षण बल भी सबसे क्या होता है? ज्यादा होता है। आकर्षण बल यहाँ पर क्या पाया जाता है? ठोस के कणों के बीच में आकर्षण बल सबसे ज्यादा पाया जाता है और गैस के कणों के बीच में जो आपका अट्रैक्शन फोर्स होता है, आकर्षण बल, वो क्या पाया जाता है? वो आपका न्यूनतम पाया जाता है, सबसे कम पाया जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़े हम। दूसरा प्रश्न है, बर्फ के गलने की प्रक्रिया के दौरान तापमान। तो बर्फ के गलने की प्रक्रिया के दौरान, यानी जब बर्फ किसमें बदल रहा होता है? द्रव यानी कि पानी के अंदर बदल रहा होता है, उस समय जो तापमान है, तापमान क्या बना रहता है? नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहां पर तापमान क्या रहता है? स्थिर रहता है। कारण क्या है? देखो, सबसे पहले अगर बर्फ किसमें बदल रहा है? पानी के अंदर, तो यानी कि जो ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ किसमें बदल रहा है? द्रव में। तो जिस तापमान पर ठोस द्रव में बदलता है उस तापमान को कहते हैं, उस पदार्थ का क्या कहते हैं? गलनांक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? गलनांक बिंदु, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव के अंदर परिवर्तित हो जाता है उसे कहते हैं उसका गलनांक बिंदु। तो होता क्या है कि यहां पर बर्फ के गलने की प्रक्रिया के दौरान जो आपकी संगलन की गुप्त उष्मा होती है, संगलन की गुप्त उष्मा होती है, उसकी वजह से जो तापमान है वो क्या रहता है? तापमान आपका नियत रहता है। ठीक इसी तरह मैं बात करूं क्वथनांक की। इसकी बात करूं क्वथनांक की। क्वथनांक क्या होता है? वह तापमान जिस पर द्रव किसमें बदलता है? गैस के अंदर परिवर्तित होता है। तो इस दौरान होता क्या है? इस दौरान द्रव के गैस यानी वाष्पों में बदलने के दौरान भी जो आपका तापमान है, तापमान क्या रहता है? तापमान आपका स्थिर रहता है। क्या रहता है? तापमान आपका स्थिर रहता है। किसकी वजह से? वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा की वजह से। किसकी वजह से? वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा की वजह से। और यहां पर जो तापमान स्थिर है वो किसकी वजह से स्थिर है? तो वो है आपके संगलन की गुप्त उष्मा के कारण। इसकी वजह से? संगलन की गुप्त उष्मा के कारण। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। अब बात करूं मैं जल के गलनांक की। तो जल का गलनांक कितना होता है? तो यहां पर जो बर्फ का गलनांक है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। बात करें क्वथनांक की तो वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। ठीक, ये अक्ष के बारे में अतिरिक्त जानकारी थी, ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। आगे बढ़े हम। अगला है द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? तो देखो, हमने पदार्थों के परिवर्तन का जो चार्ट है उसको बहुत अच्छे से समझा था।
तो हमने देखा था कि यदि कोई पदार्थ ठोस है और उसको गर्म करने पर वह द्रव में बदले बिना सीधा किसमें बदल जाता है, गैस में। तो ये जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन। और इस पदार्थ को क्या कहते हैं, इस पदार्थ को कहते हैं ऊर्ध्वपातज। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातज कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, उदाहरण की बात करूं तो आपका अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जिसे हम नौसादार भी कहते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कपूर, इसके अलावा आपने देखा होगा आयोडीन, इसी तरह नेप्थलीन, ये सब क्या है, आपके ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। इसी तरह इस गैस को यदि मैं ठंडा करूंगा तो ये द्रव में बदले बिना पुनः किसमें बदल जाएगा, ठोस में। इसे क्या कहेंगे, निक्षेपण। क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे निक्षेपण। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऊर्ध्वपातन। क्या होगा, ऊर्ध्वपातन होगा। ठीक, यहां पर फिर लिखा हुआ है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का मतलब क्या है, द्रव का वाष्प में बदलना। द्रव का किसमें बदलना, वाष्प में बदलना। फिर है संघनन। संघनन का मतलब क्या होता है, वाष्प का द्रव में बदलना। संघनन का मतलब क्या है, वाष्प का द्रव में बदलना। और जमना का मतलब क्या है, तो जमना का मतलब है द्रव का किसमें बदलना, द्रव का बदलना ठोस के अंदर। किसमें बदलना, द्रव का ठोस के अंदर बदलना। आगे बढ़े हम, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है। निम्न में से कौन सा कारक है जो वाष्पीकरण की दर को कम करने का काम करता है। देखो, यदि तापमान में वृद्धि होगी तो वाष्पीकरण में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। यदि सतही क्षेत्रफल में वृद्धि होगी तो वाष्पीकरण की दर में भी वृद्धि होगी। यदि वायु की गति में वृद्धि होगी तो भी वाष्पीकरण की दर में क्या होगी, वृद्धि होगी। लेकिन यदि आर्द्रता में वृद्धि होगी तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी, कम होगी। तो ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब है। हमने पढ़ा था कि जो वाष्पीकरण है, वाष्पीकरण की जो दर है वो कई सारे कारकों पर निर्भर करती है ना। आपने देखा होगा, जैसे किस किस पर निर्भर करती है, पहला निर्भर करती है तापमान पे। ठीक है, यदि तापमान ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण की दर भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसके अलावा बात करें, अभी हमने देखा सतही क्षेत्रफल। तो जैसे जैसे सतही क्षेत्रफल बढ़ेगा वाष्पीकरण की दर भी बढ़ेगी। इसके बाद वायु की गति, वायु की गति, तो जैसे जैसे वायु की गति बढ़ेगी वाष्पीकरण की दर भी बढ़ेगी। और चौथा कह सकते हैं आर्द्रता। देखो, वास्तव में आर्द्रता होती क्या है, तो वास्तव में आर्द्रता का मतलब है वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा। आर्द्रता का मतलब क्या है, वायु में मौजूद जल वाष्प की मात्रा। वायु में मौजूद जल वाष्प की मात्रा, उसे हम क्या कहेंगे, आर्द्रता कहेंगे। तो यदि वायुमंडल में पहले से जल वाष्प मौजूद है तो ऐसी स्थिति में जो वायु की आर्द्रता है वो अधिक होगी। और जब वायु की जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाएगी तो वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यही कारण है, आपने देखा होगा कि चाहे बरसात का मौसम हो, कौन सा मौसम, बरसात का, या फिर सर्दियों के समय सर्दी का मौसम हो, या कह सकते हैं उमस भरे दिन हो, उमस भरे दिन हो, उस समय जो वाष्पीकरण की दर है वो क्या होती है, वो कम होती है। और इस वजह से जो आपके कपड़े हैं वो कपड़े क्या होते हैं, कपड़े आपके देरी से सूखते हैं। क्या होते हैं, कपड़े आपके देरी से सूखते हैं। ठीक, आगे बढ़े हम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक तत्व है, आपको बताना है इनमें से तत्व कौन है। देखो, पानी, हवा, ऑक्सीजन और नमक का घोल। देखो, पानी क्या है, H2O, हाइड्रोजन और जल का क्या है, मिश्रण है। तो यहाँ पर ये क्या है, एक यौगिक है क्योंकि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। फिर हवा क्या है, हवा कई सारी गैसों का मिश्रण है। नमक का घोल, नमक का घोल यानी NaCl, ये सोडियम और क्लोरीन का क्या है, मिश्रण है। तो यहाँ पर जो तत्व है कौन है, वो है आपका ऑक्सीजन। अब बात करूं तत्व की, तो तत्व की परिभाषा क्या है, तो तत्व एक मूल पदार्थ है जिसे रासायनिक अभिक्रिया या प्रतिक्रिया के द्वारा अन्य सरल पदार्थों के अंदर हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। तत्व क्या है, तत्व एक मूल पदार्थ है। क्या है, मूल पदार्थ है जिसे आपके रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, जिसे रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, ठीक है, अन्य सरल तत्वों में नहीं तोड़ा जा सकता। अन्य सरल तत्व या पदार्थों में हम क्या नहीं कर सकते, विभाजित नहीं कर सकते। हम क्या नहीं कर सकते, विभाजित नहीं कर सकते। उसे क्या कहेंगे, हम तत्व कहेंगे। आगे समझ में, आगे बढ़े हम। टिंडल प्रभाव किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो आपका जो टिंडल प्रभाव है ये प्रदर्शित किया जाता है कोलाइडी विलयन के द्वारा।
इसके द्वारा आपका जो टिंडल प्रभाव है ये किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो आपका जो टिंडल प्रभाव है वो कोलाइडी विलयन के द्वारा, किसके द्वारा, कोलाइडी विलयन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब इनमें से कोलाइडी विलयन कौन सा है वो आपको बताना है। तो जो दूध है आपका वो एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है, क्योंकि जो कोलाइडी कण होते हैं, कोलाइडी कण इतने बड़े होते हैं कि वे प्रकाश के मार्ग को क्या कर देते हैं, फैला देते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि प्रकाश का जो पूरा मार्ग है वो क्या हो जाता है, दृश्यमान हो जाता है, और इसे हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। इसके अलावा बात करूं, देखो नमक का पानी के अंदर विलयन, तो ये क्या है, ये अपने आप में एक वास्तविक विलयन है। क्या है, ये अपने आप में एक वास्तविक विलयन है। कौन सा विलयन है, वास्तविक विलयन। फिर बात करें चीनी का पानी के अंदर विलयन, तो चीनी का जो पानी के अंदर विलयन है ये भी एक प्रकार का वास्तविक विलयन है। और फिर कॉपर सल्फेट का विलयन, तो कॉपर सल्फेट का विलयन है ये आपका कोलाइडी विलयन ये भी नहीं है, क्योंकि बात करें इसके अलावा देखो एक तो वास्तविक विलयन होता है, वास्तविक विलयन के जो कण हैं वो क्या होते हैं, वो काफी छोटे होते हैं। वास्तविक विलयन के जो कण है वो कैसे होते हैं, काफी छोटे कण होते हैं, इस वजह से वो क्या प्रदर्शित नहीं कर पाते, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर पाते। फिर बात करें आपके निलंबन की, इसकी बात करें निलंबन की, तो निलंबन के जो कण हैं वो क्या होते हैं, निलंबन के कण काफी बड़े होते हैं। क्या होते हैं, काफी बड़े, और ये कैसे होते हैं, अस्थायी। अस्थायी मतलब ये नीचे तली के अंदर आसानी से बैठ जाते हैं। कहाँ बैठ जाते हैं, नीचे तली के अंदर आसानी से बैठ जाते हैं, अतः ये भी आपके जो टिंडल प्रभाव है उसे प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। तो केवल जो कोलाइडी विलयन है, और कोलाइडी विलयन के कण क्या होते हैं, कोलाइडी विलयन के कण इतने बड़े होते हैं कि वे प्रकाश के मार्ग को क्या कर देते हैं, फैला देते हैं, जिससे प्रकाश का जो पूरा मार्ग है, जो पथ है, वो हमें क्या होना लगता है, दिखाई देने लगता है। इस प्रभाव को कहते हैं हम टिंडल प्रभाव। अगला है दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो देखो दूध से यदि मुझे क्रीम को अलग करना है तो कौन सी विधि काम में लेंगे, तो वो विधि है अपकेंद्रण। कौन सी विधि है, अपकेंद्रण। अब इस विधि में होगा क्या, इस विधि के अंदर हम क्या करते हैं, मिश्रण को तेजी से घुमाते हैं। मिश्रण को क्या करते हैं, तेजी से घुमाते हैं, मिश्रण को तेजी से घुमाते हैं, जिससे होता क्या है, जिससे ये होता है कि जो आपके भारी कण हैं, भारी कण नीचे तली के अंदर बैठ जाते हैं। कहाँ बैठ जाते हैं, नीचे तली के अंदर बैठ जाते हैं, और जो आपके हल्के कण होते हैं वो हल्के कण क्या हो जाते हैं, हल्के कण ऊपर आ जाते हैं, हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। और क्योंकि देखो दूध से क्रीम को यदि मुझे निकालना है तो क्रीम क्या होगी, क्रीम के जो कण होंगे वो कैसे होंगे, हल्के होंगे, तो क्रीम के कण हल्के होने की वजह से ऊपर आ जाएंगे, और इस वजह से हम आसानी से उनको अलग कर पाएंगे। इसके अलावा इस विधि का उपयोग कहाँ पर होता है, तो आप सबने देखी होगी वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने की वॉशिंग मशीन आपने सबने देखी होगी। वॉशिंग मशीन के अंदर भी क्या होता है, हम कपड़ों को, गिले कपड़ों को डालते हैं और फिर उसे तेजी से घुमाते हैं। उससे होता क्या है कि जो उसमें मैल जमा होता है, मैल के जो भारी कण हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, नीचे तली के अंदर बैठ जाते हैं, और आपका जो कपड़ा है वो साफ हो जाता है। इसी तरह आपने देखा होगा कि जो हॉस्पिटल होती है, ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर आपके ब्लड और यूरिन, रक्त और मूत्र की जांच करने के लिए एक मशीन लगी होती है, और उसमें आपका सैंपल लेके उसमें उसको क्या किया जाता है, तेजी से घुमाया जाता है। तो वहां पर भी इसी अपकेंद्रण विधि का ही उपयोग किया जाता है। आगे बढ़े हम, अगला प्रश्न है वो है काली स्याही में उपस्थित विभिन्न रंगों यानी डाई को पृथक करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। तो काली स्याही के अंदर जो अलग अलग रंग मौजूद होते हैं उनको यदि मुझे अलग करना है तो उसके लिए जो विधि काम में आएगी वो आएगी क्रोमेटोग्राफी। कौन सी आएगी, क्रोमेटोग्राफी। इसका उपयोग कहां पर होता है, तो इसका उपयोग किसी मिश्रण के उन घटकों को अलग करने में किया जाता है जो एक ही विलायक के अंदर क्या रखते हैं, अलग अलग घुलनशीलता रखते हैं। यानी कि इस विधि का उपयोग जहां होता है जहां पर मिश्रण के जो घटक हैं, मिश्रण के जो घटक है उनकी जो घुलनशीलता है, मिश्रण के घटकों की जो घुलनशीलता है वो क्या होती है, वो अलग अलग होती है, वहां पर इस विधि का उपयोग किया जाता है। क्योंकि जो आपकी स्याही है, स्याही क्या है, स्याही आपकी विभिन्न रंगों का मिश्रण है। क्या है, स्याही आपके विभिन्न रंगों का क्या है, विभिन्न रंगों का मिश्रण है, और विभिन्न रंगों का मिश्रण होने की वजह से इसके अंदर जो अलग अलग रंग है उन अलग अलग रंगों की घुलनशीलता क्या होती है, अलग होती है। अतः हम इस विधि का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कभी कभार रक्त से
यानी मानव के रक्त से जो नशीले पदार्थ हैं, जो ड्रग्स होते हैं, नशीले पदार्थ यानी जो ड्रग्स हैं, उन ड्रग्स को भी अलग करने के लिए इसी विधि का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़े हम। अगला है डाल्टन के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के अंदर परमाणु। तो डाल्टन के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो परमाणु है वो क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, यानी कि वो न तो बनते हैं और न ही क्या होते हैं, नष्ट होते हैं। ये बात किसने कही थी, डाल्टन ने। तो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था उसका एक सबसे प्रमुख अभिगृहित ये था कि परमाणु कैसा है, परमाणु अविभाज्य कण है। डाल्टन ने क्या बताया कि परमाणु कैसा कण है, परमाणु आपका अविभाज्य कण है, जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न तो सर्जित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। और ये किसकी व्याख्या करता है, तो डाल्टन का जो ये कथन है ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है। इसकी व्याख्या करता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम की, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया से पहले का द्रव्यमान और रासायनिक अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान सदैव और सदैव क्या रहता है, नियत रहता है। ठीक, आगे बढ़े हम। अगला है जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 2 है और ऑक्सीजन का कितना है, 1 है। तो यहाँ पर द्रव्यमान के अगर मैं अनुपात की बात करूं तो हाइड्रोजन का कितना होगा, 2 और ऑक्सीजन के एक अणु का कितना होगा, 16। तो यानी कितना होगा, 1:8 होगा। कितना होगा, 1:8 होगा। तो इसका सही उत्तर है 1:8, है ना। इसके बाद बात करें इससे संबंधित जो नियम है वो कौन सा है, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है कि किसी भी यौगिक के अंदर जो तत्व है वो सदैव द्रव्यमानों के एक निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। ये क्या कहता है कि किसी भी यौगिक के अंदर जो तत्व है, जैसे यहाँ पर जल क्या है आपका, जल आपका एक यौगिक है और इस यौगिक के अंदर तत्व कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों तत्व हैं। तो ये जो 2 तत्व है वो सदैव और सदैव द्रव्यमानों के एक निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। चाहे जल का एक अणु हो या जल के 10,000 अणु हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 1:8 होगा। आगे बढ़े, मोल संकल्पना किस राशि से संबंधित है। तो जो मोल संकल्पना है वो आपके पदार्थ की मात्रा यानी कणों की संख्या से क्या है, रिलेटेड है। क्योंकि जो मोल है, मोल क्या है, तो आपका जो मोल है यह पदार्थ की एक एसआई इकाई है। पदार्थ की क्या है, पदार्थ की एक एसआई इकाई है। पदार्थ की एक एसआई इकाई है, क्योंकि एक मोल के अंदर पदार्थ के कणों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, निश्चित होती है। एक मोल के अंदर पदार्थ के कणों की जो संख्या है, एक मोल में पदार्थ के कणों की जो संख्या है वो क्या होती है, वो फिक्स होती है। और वो कितनी होती है, वो आवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। इसके बराबर होती है, आपके आवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। और आवोगाद्रो संख्या का जो मान है वो कितना है, 6.022 गुणा 10⁻23। कितना है, 6.022 गुणा 10⁻23 है, जिसे हम आवोगाद्रो स्थिरांक या फिर आवोगाद्रो संख्या के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़े हम। सोडियम क्लोराइड NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना है। देखो NaCl, तो यहाँ पर सोडियम का कितना है, 23, क्लोरीन का कितना है, 35.5। दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 58.5 इकाई। कितना आएगा, 58.5 इकाई आएगा। यानी जो सूत्र इकाई द्रव्यमान है इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, इसका उपयोग हम सूत्र इकाई द्रव्यमान का जो उपयोग है वो वहां पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम आपके जो आयनिक यौगिक होते हैं, कौन से यौगिक, जो आयनिक यौगिक होते हैं, उन आयनिक यौगिकों के लिए हम आणविक द्रव्यमान के स्थान पर, आयनिक यौगिकों के लिए हम आणविक द्रव्यमान की जगह पर किसका उपयोग करते हैं, सूत्र इकाई द्रव्यमान का उपयोग करते हैं। और यहाँ पर जो पीछे ये U लिखा हुआ है, इस U का मतलब क्या है, इस U का मतलब है एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई। क्या है, एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई। ठीक है, इस U का मतलब है एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई, मतलब यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, ये इसकी फुल फॉर्म है, जो आपके कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग के क्या होता है, बराबर होता है।
ये हमने चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से जाना है। आगे बढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? आप सबने बहुत बार पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। फिर बात करें चैडविक के द्वारा किसकी खोज की गई थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। वही गोल्डस्टीन के द्वारा किसकी खोज की गई थी? आपके प्रोटॉन की खोज की गई थी। आपके जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन का जो प्रतीक है वो क्या होता है? E-। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रॉन उदासीन कण है। इसका प्रतीक क्या है? n। प्रोटॉन का प्रतीक क्या है? P+। और प्रोटॉन कैसा कण होता है? धनावेशित कण होता है। कैसा होता है? धनावेशित कण होता है। तो ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है ना। अब जे थॉमसन है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज कब की थी? 1897 में। कब की थी? 1897 में। किसके माध्यम से की थी? तो कैथोड किरणों के माध्यम से। किसके माध्यम से? कैथोड किरणों के माध्यम से। वही प्रोटॉन की खोज कौन सी किरणों के माध्यम से हुई थी? तो एनोड किरणों के माध्यम से। किसके माध्यम से? एनोड किरणों के माध्यम से हुई थी। आगे बढ़े हम, परमाणु के नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं? तो पहली बात तो नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। अब नाभिक के अंदर कौन कौन से कण होते हैं? तो नाभिक के अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। नाभिक कहते किसे हैं? तो परमाणु का जो केंद्रीय धनावेशित भाग होता है, परमाणु का केंद्रीय जो धनावेशित भाग होता है उसे क्या कहते हैं? केंद्रीय धनावेशित भाग को हम नाभिक कहते हैं। नाभिक की खोज किसने की थी? तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी, है ना। और इन दोनों को संयुक्त रूप से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों को संयुक्त रूप से, कौन से रूप से? संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं? इनको संयुक्त रूप से हम कहते हैं न्यूक्लियन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं। ठीक है। इनको संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं। इसके अलावा जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर जो निश्चित ऊर्जा स्तर होते हैं उनके अंदर क्या करते हैं? लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन है वो आपके नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर जो निश्चित कक्षाएं पाई जाती है, जो ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं, उनके अंदर लगातार गति करते रहते हैं। आगे बढ़े हम, मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी है? क्या बोल रहा है? मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी है? देखो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है? वो है 12। यानी पहले कोष में 2, दूसरे कोष में 8 और तीसरे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, KLm। देखो तीसरे कोष में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसको यदि पूरा करना है तो उसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? +6, 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो कोई भी जो परमाणु है वो 6 इलेक्ट्रॉन इसको दान नहीं कर सकता है। इस वजह से ये क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को क्या करेगा? दान दे देगा। यानी 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग करेगा। अतः इसकी जो संयोजकता होगी, इसकी जो संयोजकता होगी वो कितनी होगी? इसकी जो संयोजकता होगी वो 2 होगी। कितनी होगी? 2 होगी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़े हम, इसकी संयोजकता कितनी होगी? 2 होगी। अगला है, क्लोरीन के 2 समस्थानिक को 17Cl35 और 17Cl37, इसमें किनकी संख्या समान होती है? तो देखो दोनों जो समस्थानिक है, नाम से पता चल रहा है समस्थानिक, यानी कि इनका स्थान समान है। क्या समान है? इनका जो स्थान है वो समान है। स्थान समान होने का मतलब है कि इनका जो परमाणु क्रमांक है वो समान है, क्योंकि यदि ये एक ही जगह पर आते हैं इसका मतलब इनका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? समान है। तो इनका परमाणु क्रमांक कितना है? 17 है ना। तो यदि परमाणु क्रमांक समान है तो इनके अंदर क्या समान होगी? आपके प्रोटॉनों की संख्या समान होगी, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या ही किसके बराबर होती है? परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। आगे बढ़े हम, कोशिका का पावर हाउस अथवा ऊर्जा घर किसे कहते हैं? तो देखो कोशिका का जो आपका पावर हाउस है या जो ऊर्जा हाउस है वो कहते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया को। इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि कोशिकीय श्वसन की जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा भोजन के ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होती है? ऊर्जा। ऊर्जा किस रूप में मुक्त होती है यहाँ पर? तो ऊर्जा मुक्त होती है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एटीपी को ही कोशिका की क्या कहते हैं? ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं, क्योंकि कोशिका के विभिन्न कार्यों के लिए जो ऊर्जा है वो इसी रूप में क्या होती है? उपयोगी होती है। तो एटीपी का दूसरा नाम क्या है? आपके कोशिका की ऊर्जा मुद्रा। क्या होती है? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, यानी एनर्जी करेंसी।
और लाइसोसोम को क्या कहते हैं? तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली। कोशिका की आत्मघाती थैली किसको कहते हैं? आपके लाइसोसोम को कहते हैं। आगे बढ़े हम। पादप कोशिका की भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? तो पादप कोशिकाओं के अंदर जो आपकी कोशिका भित्ति होती है वो मुख्यतः किसकी बनी होती है? तो वो मुख्यतः बनी होती है आपके सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तो देखो, पादप कोशिकाओं के अंदर कोशिका झिल्ली के बाहर एक ठोस और कैसा आवरण होता है? निर्जीव, जिसे क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। और यह मुख्यतः सेलुलोज नामक जटिल कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, जो क्या करते हैं? जो पौधे को संरचनात्मक दृढ़ता देने का काम करता है। क्या करता है? जो पौधे को संरचनात्मक दृढ़ता यानी मजबूती देने का काम करते हैं। जंतु कोशिकाओं के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये बात भी आप याद रखेंगे। इसके अंदर जंतु कोशिकाओं के अंदर आपकी जो कोशिका भित्ति होती है वो नहीं पाई जाती। जंतु कोशिकाओं के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ये बात भी आप याद रखेंगे। और जो कवक होते हैं, उन कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है काइटिन नामक पदार्थ की। कवकों की जो कोशिका भित्ति है वो बनी होती है काइटिन नामक पदार्थ की। आगे बढ़े हम। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थल कौन सा है? तो देखो, कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन संश्लेषण का जो स्थल है वो होता है राइबोसोम। कौन सा होता है? राइबोसोम। राइबोसोम कोशिका द्रव्य के अंदर स्वतंत्र रूप से या अंतद्रव्यीय जालिका के ऊपर लगे हुए क्या होते हैं? छोटे छोटे कण आते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण का क्या करते हैं? काम करते हैं। फिर यहां पर अतिरिक्त जानकारी की बात करूं तो अभी मैंने बताया, लाइसोसोम को क्या कहेंगे? कोशिका की आत्मघाती थैली कहेंगे। लाइसोसोम को क्या कहेंगे? कोशिका की आत्मघाती थैली। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहेंगे? कोशिका का पावर हाउस यानी कि ऊर्जा ग्रह। और हरित लवक को क्या कहेंगे? तो हरित लवक को कहेंगे, हरित लवक को कहेंगे पादपों का रसोई घर। क्या कहेंगे? पादपों का रसोई घर, क्योंकि यहाँ पर क्या बनता है? पादपों के लिए खाद्य पदार्थ बनते हैं। वही बात करें गोल्जी काय, तो गोल्जी काय को हम क्या कह सकते हैं? गोल्जी काय का जो दूसरा नाम है वो है कोशिका का यातायात प्रबंधक। कोशिका का यातायात प्रबंधक, ठीक है, यातायात प्रबंधक कह सकते हैं। तो ये सबके अलग अलग क्या है? उपनाम है। तो ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। आगे बढ़े हम। निम्नलिखित में से किसमें सुस्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है? यानी ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जिनमें स्पष्ट रूप से केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपके प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, यानी जीवाणु कोशिकाएं, जो एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, जैसे जीवाणु और नीले हरे शैवाल। जीवाणु और आपके नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल, ठीक है। इनके अंदर सुसंगठित केंद्रक नहीं पाया जाता है। और जो आपके आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, जो आनुवांशिक पदार्थ है जिसे हम डीएनए कहते हैं, ये कहां पर बिखरे होते हैं? ये इसके कोशिका द्रव्य के अंदर ही क्या होते हैं? बिखरे होते हैं, ठीक। इसके अलावा बात करें हम कि जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती है, यूकेरियोटिक कोशिकाएं जिसमें आपके जंतु कोशिका, पादप कोशिका और कवक कोशिका, इन तीनों के अंदर आपके झिल्ली युक्त, इन तीनों के अंदर झिल्ली युक्त संगठित, इन तीनों के अंदर झिल्ली युक्त संगठित केंद्रक और आपके अन्य सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक है। इनके अंदर संगठित और सुस्पष्ट अन्य आपके केंद्रक और अन्य सभी कोशिकांग मौजूद होते हैं। आगे बढ़े। पौधों में जल का परिवहन करने वाला उत्तक कौन सा है? तो पौधों के अंदर आपके जल और जो खनिज लवण है, जल और खनिज लवण, इनका जो परिवहन करता है वो करता है जाइलम उत्तक। कौन करता है? जाइलम उत्तक। क्योंकि जो जाइलम उत्तक है वो एक प्रकार का संवहन उत्तक होता है। कौन सा उत्तक होता है? संवहन उत्तक। ये क्या करता है? ये आपके जड़ों के द्वारा अवशोषित जो जल और खनिज लवण है उनको पौधे के तने और पत्तियों तक ऊपर की दिशा में पहुंचाने का काम करता है। मतलब जाइलम के द्वारा जो परिवहन होता है वो कैसा होता है? एक दिशीय। एक दिशीय और कौन सी दिशा में होता है? तो ऊपरोमुखी होता है। कैसा होता है? ऊपरोमुखी या अधोमुखी, केवल ऊपर की दिशा में होता है। अगर बात करूं मैं जाइलम की, तो जाइलम है वो आपके 4 प्रकार की मुख्य कोशिकाओं से बना होता है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। कौन कौन से वो भी बता देता हूं। पहला होता है वाहिनिकाय। कौन सी होती है? वाहिनिकाय।
जिसे हम ट्रैकिड्स कहते हैं। दूसरी होती है वाहिकाएं, जिन्हें हम वसल्स कहते हैं। तीसरा होता है जाइलम पेरेनकाइमा, तीसरी कोशिका होती है जाइलम पेरेनकाइमा। और चौथी कोशिका होती है वो होती है जाइलम फाइबर। कौन सी होती है? जाइलम फाइबर होती है ना। और ये इसके अलावा काम भी क्या करते हैं? तो ये पौधे को यांत्रिक सहारा देने का भी काम करता है। पौधे को क्या करता है? यांत्रिक सहारा देने का भी काम करता है। तो इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी थी। आगे बढ़े हम। पौधों में भोजन का परिवहन करने वाला उत्तक कौन सा है? तो पौधों के अंदर जो भोजन का परिवहन करता है वो होता है आपका फ्लोएम उत्तक। कौन सा उत्तक होता है? वो होता है आपका फ्लोएम उत्तक। अब देखो, जो फ्लोएम उत्तक है ये पादप के अंदर आपका ये भी संवहन उत्तक है। कौन सा उत्तक है? संवहन उत्तक होता है। ठीक, ये क्या करेगा? ये पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनने वाला जो भोजन है, जो शर्करा है, उसको पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। और इसके द्वारा जो परिवहन होता है वो दोनों दिशाओं में होता है, यानी ऊपर की दिशा में भी और नीचे की दिशा में भी, दोनों दिशाओं में इसके द्वारा क्या होता है? परिवहन होता है। ये बात भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा जो फ्लोएम है, फ्लोएम भी मुख्य कितने प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? देख लो नाम। पहली कोशिका होती है चालनी नलिकाएं। कौन सी कोशिका होती है? चालनी नलिकाएं। दूसरी होती है वो है आपकी सह कोशिकाएं, सह कोशिकाएं या साथी कोशिकाएं भी कहते हैं। तीसरी होती है वो है आपके फ्लोएम पेरेनकाइमा। कौन सी होती है? फ्लोएम पेरेनकाइमा। और जो चौथी होती है वो होते हैं फ्लोएम रेसे। क्या होते हैं? फ्लोएम रेसे होते हैं। तो ये 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है फ्लोएम के अंदर। ठीक, जो स्क्लेरेनकाइमा है, तो जो नारियल के रेसे होते हैं, इसके रेसे, नारियल के रेसे, नारियल के रेसे आपके स्क्लेरेनकाइमा उत्तक के ही बने होते हैं। किसके बने होते हैं? स्क्लेरेनकाइमा उत्तक के ही बने होते हैं। आगे बढ़े। आपका जो रक्त है ये किस प्रकार का उत्तक है? तो हमारा जो ब्लड है वो एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। कैसा उत्तक है? संयोजी उत्तक। क्योंकि जो संयोजी उत्तक होते हैं ये काम क्या करते हैं? नाम से पता चल रहा है, संयोजी। संयोजी मतलब संयोजन यानी जोड़ना। तो ये शरीर के विभिन्न अंगों, उत्तकों को जोड़ने, सहारा देने और पृथक करने का काम करते हैं। हमारा जो रक्त है क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है, जिसका जो आधात्री है, मैट्रिक्स है, वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है। यानी रक्त के अंदर कौन कौन से पदार्थ होते हैं? तो रक्त के अंदर ठोस और द्रव दोनों प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। ठोस में क्या पाया जाता है? प्लाज्मा। सॉरी, यहां पर आपके हाँ, ठोस और द्रव दोनों प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। ठोस के अंदर क्या होता है? ठोस के अंदर आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या होते हैं? प्लेटलेट्स। ठीक है। और द्रव के रूप में क्या होता है? तो वो होता है आपका प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि जो हमारा रक्त है वो एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है, जिसके अंदर आपके ठोस और द्रव दोनों प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। ठोस पदार्थ के रूप में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और द्रव पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है? आपका प्लाज्मा पाया जाता है। अगर मैं अन्य संयोजी उत्तक की बात करूं तो जो दूसरे संयोजी उत्तक है उसमें आपके क्या होती है? अस्थि होती है। अस्थि को हम क्या कहते हैं? हड्डी भी कहते हैं। ये भी एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। इसके अलावा उपास्थि, उपास्थि को हम क्या कहते हैं? उपास्थि को हम कहते हैं कार्टिलेज। क्या कहते हैं? कार्टिलेज। इसके अलावा आपने देखा होगा स्नायु, स्नायु जिसको हम कहते हैं लिगामेंट। क्या कहते हैं? लिगामेंट। ये काम क्या करता है? ये हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। लिगामेंट क्या करता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा कंडरा। क्या होगा? कंडरा, जिसको हम टेंडन भी कहते हैं। टेंडन क्या करता है? तो ये आपकी मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। किसको? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा एरियोलर उत्तक और जो वसा में उत्तक होते हैं वो भी आपके एक प्रकार के संयोजी उत्तक ही पाए जाते हैं। आगे बढ़े। तंत्रिका उत्तक की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो जो तंत्रिका उत्तक की सबसे छोटी जो कार्यात्मक इकाई होती है उसे हम न्यूरॉन कहते हैं या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन अथवा तंत्रिका कोशिका कहते हैं, है ना। ये तंत्रिका उत्तक की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ये काम क्या करता है? तो ये संवेदनाओं को ग्रहण करता है और उन्हें विद्युत रासायनिक संकेतों के रूप में शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक क्या करता है? संचारित करता है ना। जो हमारा न्यूरॉन है ये क्या करता है? शरीर के विभिन्न अंगों से संवेदनाओं को ग्रहण करता है
और उन्हें विद्युत और रासायनिक संकेतों के रूप में शरीर के अलग अलग भागों तक पहुंचाने का क्या करता है, काम करता है। बात करूं मैं न्यूरॉन के प्रमुख भागों की, कि न्यूरॉन के अंदर मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। तो देखो न्यूरॉन के अंदर जो मुख्य भाग है उसमें आपका एक भाग होता है, वो होता है आपका कोशिका काय, जिसे हम साइटोन कहते हैं। क्या होता है, कोशिका काय, जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोन कहते हैं। दूसरा इसका जो प्रमुख भाग होता है वो होता है ध्रुमिका, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम डेंड्राइट कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंड्राइट कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंड्राइट। फिर तीसरा जो महत्वपूर्ण भाग होता है इसमें वो होता है तंत्रिकाक्ष। ठीक है, तंत्रिकाक्ष को हम क्या कहते हैं, एक्सॉन। क्या कहते हैं, एक्सॉन। और दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच की जो खाली जगह होती है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के जो बीच की खाली जगह होती है उसे कहते हैं हम सिनेप्स। क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सिनेप्स। तो ये बात भी आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे बढ़े हम, दूरी और विस्थापन के लिए कौन सा कथन सत्य है। दूरी और विस्थापन के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो देखो यहां पर कौन सा कथन सत्य है कि जो विस्थापन है वो आपका शून्य हो सकता है, लेकिन दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। देखो सीधी सी बात है, विस्थापन क्या होता है, विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। दो वस्तुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो क्या हो सकती है, विस्थापन होगी। लेकिन यदि कोई वस्तु जैसे यहाँ ए से चलना शुरू किया, उसने बी पर जाकर वो वापस ए पर आ गया, तो इसने कुछ भी विस्थापन तय नहीं किया, तो विस्थापन का मान 0 हो सकता है, लेकिन दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में कहूं कि जो आपका विस्थापन है, विस्थापन कौन सी राशि है, विस्थापन एक प्रकार की सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। लेकिन जो दूरी है, दूरी कौन सी राशि है, अदिश, क्योंकि दूरी के अंदर केवल और केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़े हम, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। तो देखो वेग में परिवर्तन की दर को हम कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। क्योंकि जब वेग बढ़ रहा होता है तो त्वरण कैसा होता है, धनात्मक। यानी त्वरण को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक धनात्मक त्वरण, धनात्मक त्वरण, और एक आपका ऋणात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण का मतलब है कि जब वेग बढ़ रहा है, वेग इंक्रीज हो रहा है, उस समय त्वरण भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जब वेग कम होगा तो त्वरण भी क्या होगा, कम होगा। त्वरण का सूत्र होगा डेल वी अपॉन टी, वेग परिवर्तन बटे में समय, है ना। ये कौन सी राशि है, तो ये आपकी एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों चीजें होती है ना। इसके अलावा इसकी बात करें एसआई मात्रक की, तो इसका जो एसआई मात्रक है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसके अलावा मैं बात करूं विस्थापन परिवर्तन की दर, तो विस्थापन परिवर्तन की जो दर है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वेग कहते हैं। विस्थापन बटा समय, इसको हम क्या कहेंगे, उसको हम वेग कहेंगे। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। वेग कैसी राशि है, तो वेग भी आपकी सदिश राशि है। वेग का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड होगा। क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड होगा। आगे बढ़े हम, गति का कौन सा समीकरण स्थिति समय संबंध को दर्शाता है। गति का कौन सा समीकरण है जो वस्तु की स्थिति और समय, वस्तु की स्थिति का मतलब है एस और समय मतलब क्या है, टी, तो एस और टी के बीच में रिलेशन कौन सा समीकरण बताता है, तो वो बताता है आपका गति का दूसरा समीकरण। ठीक है, ये किसके बीच में संबंध बताता है, देखो एस यानी स्थिति, फिर आपके समय और त्वरण, इन तीनों के बीच में संबंध बताने का जो काम करता है वो करता है गति का दूसरा समीकरण। गति का पहला समीकरण कौन सा है, v बराबर यू टी, ये गति का पहला समीकरण है। ये किसके बीच में संबंध बताता है, वेग और समय के बीच में। गति का तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये थर्ड समीकरण है। ये किसके बीच में संबंध बताता है, ये वेग और स्थिति के बीच में। और दूसरा किसके बीच में संबंध बताता है, तो दूसरा स्थिति और समय के बीच में, स्थिति और समय के बीच में। तो ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक, आगे बढ़े हम, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या होगी। देखो सीधी सी बात है, औसत चाल, औसत चाल का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है तय कुल दूरी, तय कुल दूरी बटे में आपका कुल समय, तय कुल दूरी बट्टे में कुल समय। दूरी कितनी है, 16 और 16 32 मीटर है। दूरी है 16 और 16 32 मीटर। समय कितना है, 4 + 2,
तो यानी 32/6। 32/6 का मतलब है आपके लगभग 5.33 मीटर पर सेकंड। ये क्या होगा? आपका औसत चाल होगा। यदि यहां पर औसत वेग पूछता, क्या पूछता? औसत वेग। तो औसत वेग बराबर क्या होता? औसत वेग बराबर होता कुल विस्थापन बट्टे में कुल समय। क्या होता? कुल विस्थापन बट्टे में कुल समय। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। ठीक। इसके अलावा एक और बात याद रखेंगे कि यदि कोई वस्तु बिल्कुल सीधी रेखा में गति कर रही है तो ऐसी स्थिति में आपकी औसत चाल और औसत वेग दोनों का मान हमेशा क्या आएगा? बराबर आएगा। ये बात भी आप याद रखेंगे। यदि कोई वस्तु बिल्कुल सीधी रेखा के अंदर गति कर रही है तो ऐसी स्थिति में उसकी औसत चाल और औसत वेग दोनों का जो परिमाण है, जो मान है, वो समान आएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख। आगे है, किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो देखो, किसी वस्तु का जो जड़त्व है वो किस पर निर्भर करता है? वो निर्भर करता है वस्तु के द्रव्यमान पर। किस पर निर्भर करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर। आप सबने पढ़ा होगा कि जो जड़त्व है वो किसी वस्तु का वह गुण है जिसकी वजह से वह अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। यानी यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहना चाहती है, और यदि वो गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में रहना चाहती है। और आपको याद रखना है कि जो जड़त्व है वो द्रव्यमान के सदैव और सदैव समानुपाती होता है। यदि द्रव्यमान ज्यादा होगा तो उसका जड़त्व भी अधिक होगा, यदि द्रव्यमान कम होगा तो उसका जड़त्व भी कम होगा। जैसे आपने न्यूटन की गति का पहला नियम है जिसे हम जड़त्व का नियम ही कहते हैं, उसके अनुसार देखा होगा कि चलती हुई बस के अचानक रुकने पर जो यात्री होते हैं वो आगे की तरफ झुक जाते हैं। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जब बस चल रही थी तो जो व्यक्ति का शरीर था वो भी बस के साथ गतिशील अवस्था में था, लेकिन जैसे ही बस रुकी या बस के अंदर ब्रेक लगे तो बस तो विराम अवस्था में आ गई, लेकिन जो व्यक्ति का शरीर है वो अभी भी गतिशील अवस्था में रहना चाहता है। इस वजह से वो आगे की ओर क्या हो जाता है? झुक जाता है। आगे बढ़े हम। अगला है, बल का एसआई मात्रक क्या है? देखो, बल का जो एसआई मात्रक है वो है किलोग्राम मीटर प्रति आपके सेकंड स्क्वायर। क्या है? किलोग्राम मीटर बटे में सेकंड स्क्वायर। देखो, अगर बल के मैं एसआई मात्रक की बात करूं वैसे वास्तव में तो उसी को हम क्या कहते हैं? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। अब आप सबने न्यूटन का सेकंड नियम पढ़ा है, वो क्या कहता है? F = ma। क्या कहता है? F = ma है। इसका मतलब क्या है? F = ma, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। मैं पता है द्रव्यमान को किसमें मापते हैं? किलोग्राम में, और त्वरण का जो मात्रक है क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो बल का जो मात्रक है, एसआई मात्रक, क्या होगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम न्यूटन कहते हैं। अगर कहीं भी पूछ ले कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, बल का सीजीएस मात्रक, तो वो क्या होता है? वो होता है डाइन। क्या होता है? डाइन होता है। और एक जो न्यूटन है, एक न्यूटन वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 10⁵ डाइन के बराबर होता है। तो ये बात भी आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है या बल को मापता है? तो गति का जो दूसरा नियम है F = ma, गति का जो दूसरा नियम है F = ma, ये क्या करता है? ये आपके बल की परिभाषा देता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला जो बल है वो उसके द्रव्यमान और उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक, ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। यानी कि जो बल है वो आपके संवेग परिवर्तन की दर को भी बताता है। किसको बताता है? संवेग परिवर्तन की दर को भी बताता है। और आपने पढ़ा होगा न्यूटन की गति का जो पहला नियम है उसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं, और जो तीसरा नियम है उसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। आगे बढ़े। संवेग का सूत्र क्या होता है? तो P = होता है mv, यानी कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग होता है। क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग होता है। तो द्रव्यमान गुणा वेग यानी ऑप्शन नंबर ख आपका सही जवाब है। और संवेग कैसी राशि है? तो संवेग आपकी एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश, क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों चीजें होती है ना।
इसकी दिशा वही दिशा होती है जो किसकी दिशा होती है, जो वेग की दिशा होती है, वही दिशा संवेग की भी होती है। बात करें इसके एसआई मात्रक की, तो संवेग का जो एसआई मात्रक है, देखो द्रव्यमान गुणा वेग होता है। द्रव्यमान को किसमें मापते हैं, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, तो इसका मात्रक क्या होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक, तो ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। आगे बढ़े हम। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो जी का मान है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान है, वो पूरे ब्रह्मांड के अंदर क्या रहता है, पूरे ब्रह्मांड के अंदर स्थिर रहता है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर क्या रहता है, स्थिर रहता है। क्योंकि जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ये क्या है, एक प्रकार का भौतिक नियतांक है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का मान सभी जगह एक जैसा होता है। और इसका जो मान है, कैपिटल जी का जो मान है वो कितना है, 6.674 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये क्या है, इसका मात्रक है। तो जी का मान आप याद रखेंगे। कैसे निकालते हैं, तो F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर या आर स्क्वायर, ये इसका मान होता है। और जो आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है जी, गुरुत्वीय त्वरण जी का सूत्र क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और ये जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है, ये क्या होता है, ये जगह के अनुसार बदलता रहता है। क्या होता है, जगह के अनुसार बदलता रहता है, जगह के अनुसार बदलता रहता है। यह है आपका गुरुत्वीय त्वरण। क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। आगे बढ़े हम। किसी वस्तु का जो भार है कहाँ शून्य हो सकता है, तो किसी वस्तु का जो भार है वो पृथ्वी के केंद्र पर शून्य हो सकता है। क्योंकि सीधी सी बात है, जो वस्तु का भार है वो किसके बराबर होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण के बराबर होता है। और हमें पता है कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 0 होता है। तो वहां पर जो भार का मान है वो कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक, इसके अलावा बात करें कि जो वस्तु का भार है वो अधिकतम कहां पर होता है, तो अधिकतम होता है ध्रुवों पर। कहां पर होता है, अधिकतम होता है ध्रुवों पर। और न्यूनतम कहां पर होता है, तो ध्रुवों पर क्या होगा, मैक्सिमम यानी कि अधिकतम। और मिनिमम, न्यूनतम कहां पर होगा, तो न्यूनतम होगा वो होगा आपके भूमध्य रेखा पर। कहां पर होगा, भूमध्य रेखा पर। और शून्य कहां पर होगा, तो शून्य होगा पृथ्वी के केंद्र पर। तो ये तीन बातें भी आपको अच्छे से याद रखनी है कि किसी वस्तु का जो भार है वो ध्रुवों पर सबसे अधिकतम हो सकता है, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम हो सकता है, और आपके पृथ्वी के केंद्र पर क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। ठीक, आगे बढ़े हम। अगला प्रश्न है वो है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार की तुलना में लगभग होता है। देखो, चंद्रमा पर जो किसी वस्तु का भार है वो पृथ्वी पर उसके भार का कितना होता है, 1/6 गुना, है ना। क्योंकि चंद्रमा का जो आपका मास है, जो द्रव्यमान है, वो क्या है, चंद्रमा का मास और आपकी रेडियस यानी द्रव्यमान और त्रिज्या, ये दोनों ही पृथ्वी की तुलना में क्या है, पृथ्वी की तुलना में कम है। चंद्रमा का द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों ही पृथ्वी की तुलना में क्या है, कम है। इस वजह से चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार है वो पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु के भार का कितना होता है, 1/6 गुना होता है। मतलब सीधी सी बात है कि पृथ्वी पर यदि कोई वस्तु 600 किलोग्राम की है, तो चंद्रमा पर उसका जो भार है, इस पर चंद्रमा के ऊपर उसका जो भार है वो कितना होगा, वो होगा 100 किलोग्राम। कितना होगा, 100 किलोग्राम। इसके अलावा हम यहां से में क्या देख सकते हैं कि जो भार है, भार का मान नियत नहीं रहता है। भार का मान नियत नहीं रहता है, यानी अलग अलग जगहों पर भार का मान बदलता रहता है। वही बात करें मास की, द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान का जो मान है वो सदैव और सदैव कैसा रहता है, नियत रहता है, फिक्स रहता है, ये कभी भी बदलता नहीं है। ठीक, तो ये बात भी आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला है, द्रव में किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला जो बल है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं उत्प्लावन बल। क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। जब किसी वस्तु को हम किसी तरल यानी द्रव या गैस के अंदर चाहे आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डुबोते हैं, तो उस तरल के द्वारा उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, जिसे क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। और आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है, आर्किमिडीज का सिद्धांत ये कहता है कि ये जो उत्प्लावन बल है
ये वस्तु के द्वारा हटाए गए तरल के भार के क्या होता है, बराबर होता है। यह जो उत्प्लावन बल है, ये उत्प्लावन बल का जो मान है वो वस्तु के द्वारा हटाए गए तरल के भार के क्या होता है, बराबर होता है। और इसी बल के कारण वस्तुएं पानी में तैरती है या हमें कैसी महसूस होती है, हल्की महसूस होती है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़े हम। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो कार्य का जो ऐसा ही मात्रक है वो क्या है, वो है आपका जूल। क्या है, जूल है। क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है। तो अगर मैं बात करूं एक जूल की, तो एक जूल कार्य कब होगा, जब बल का मान कितना हो जाए, 1 न्यूटन, और 1 न्यूटन के कारण वस्तु में विस्थापन कितना हो जाए, 1 मीटर का हो जाए। तो ऐसी स्थिति में जो आपका कार्य होगा वो कितना होगा, 1 जूल होगा। कितना होगा, उस स्थिति में कार्य 1 जूल होगा। और जो कार्य है वो ऊर्जा का ही क्या है, एक रूप है। कार्य है वो ऊर्जा का ही ये क्या होता है, रूप होता है। फिर पास्कल किसका मात्रक है, तो पास्कल मात्रक है दाब का। न्यूटन किसका मात्रक है, न्यूटन मात्रक है बल का। ठीक। और वॉट किसका मात्रक है, तो वॉट आप सब मुझे कमेंट करके बताना कि वॉट किसका मात्रक है। मैंने कई बार चैप्टर के दौरान बता रखा है कि वॉट किसका मात्रक होता है। आगे बढ़े हम। किसी गतिशील वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है? किसी गतिशील वस्तु के अंदर उसकी गति के कारण उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा होती है वो होती है आपकी गतिज ऊर्जा। क्योंकि जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। ठीक है, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 mv²। यानी जो आपकी गतिज ऊर्जा है वो द्रव्यमान के समानुपाती है, और गतिज ऊर्जा है वो वेग के भी समानुपाती है। यानी द्रव्यमान ज्यादा होगा तो गतिज ऊर्जा भी ज्यादा होगी, और यदि वेग ज्यादा होगा तो भी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। और गतिज ऊर्जा देखे, जैसे बहते हुए पानी में गतिज ऊर्जा है, चलती हुई हवा में गतिज ऊर्जा है, गतिशील वाहन के अंदर गतिज ऊर्जा है। जहां पर भी गति होगी उस गति के कारण उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा है वो कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। बात करूं स्थितिज ऊर्जा की, तो किसी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा है वो कौन सी ऊर्जा होगी, वो आपकी स्थितिज ऊर्जा होगी। फिर ध्वनि ऊर्जा, तो ध्वनि के कारण उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा है वो ध्वनि ऊर्जा है, और किसी रासायनिक अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा है वो कौन सी ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है। अगला है स्थितिज ऊर्जा। mgh में h क्या दर्शाता है? देखो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, mgh, यानी कि द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण गुणा क्या होता है, ऊंचाई होता है ना। तो यहां पर जो h है वो दर्शाता है वस्तु की ऊंचाई। क्या दर्शाता है, वस्तु की ऊंचाई दर्शाता है। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर हम क्या कह सकते हैं, द्रव्यमान गुणा त्वरण यानी गुरुत्वीय त्वरण गुणा ऊंचाई, है ना। जैसे उदाहरण की बात करूं, बांध में रुके हुए पानी के अंदर जो ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा है। ऊंचाई पर रखे हुए पत्थर के अंदर जो ऊर्जा है वो आपकी कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा हुए है। खींचे हुए धनुष की डोर के अंदर जो ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा है। तो ये सारे ही स्थितिज ऊर्जा के मान हैं। आगे देखो, अगला है शक्ति का ऐसा ही मात्रक। अभी मैंने बताया था, पीछे आपसे प्रश्न भी पूछा था कि शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक वॉट होता है। क्या होता है, वॉट होता है। और शक्ति का जो सूत्र है P बराबर होता है W/T, कार्य बटे में समय, है ना, कार्य बटे में समय। और ऐसा ही मात्रक क्या है, तो ऐसा ही मात्रक है वो है आपका वॉट। क्या है, वॉट है। ठीक। और शक्ति का जो एक अन्य प्रचलित मात्रक है वो क्या है, अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। तो क्या कहते हैं, हॉर्स पावर भी कहते हैं। ठीक है। और एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वॉट के। इसके बराबर होता है, एक हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर होता है। फिर देखो जूल किसका मात्रक है, तो कार्य का या फिर ऊर्जा का। न्यूटन किसका है, बल का। हर्ट्ज किसका है, आवर्ती का। तो ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। अगला है ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। तो जो ध्वनि तरंगे है वो आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, क्योंकि इसमें जो माध्यम के कण हैं वो तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर क्या करते हैं, कंपन करते हैं, जिससे क्या होता है, संपीड़न और विरलन होता है। और फिर मैं बात करूं प्रकाश तरंगों की, तो जो आपकी प्रकाश तरंगे हैं वो कौन सी तरंगे होती है, वो आपकी अनुप्रस्थ तरंगे होती है। कौन सी तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे। क्योंकि जो प्रकाश तरंगे होती है उनमें जो माध्यम के कण हैं
वो तरंग संचरण की दिशा के ऐसे लंबवत कंपन करते हैं। और रस्सी के अंदर क्या उत्पन्न होते हैं, आपके रस्सी के अंदर सुरंग और ग्रंथ बनते हैं। क्या बनते हैं, सुरंग और ग्रंथ बनते हैं। ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। आगे बढ़े हम, धमनी की चाल अधिकतम किसमें होती है? तो देखो धमनी की जो चाल है वो सबसे ज्यादा होती है यहाँ पर स्टील में, क्योंकि जो धमनी की चाल है वो किस पर निर्भर करती है, धमनी की चाल निर्भर करती है एक तो माध्यम की प्रत्यास्थता पर, माध्यम की प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है, और दूसरा निर्भर करती है घनत्व पर। इस पर निर्भर करती है घनत्व पर। धमनी की जो चाल है वो ठोस के अंदर क्या होती है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम, द्रव में क्या होती है, मीडियम, और गैस के अंदर क्या होती है, गैस के अंदर न्यूनतम होती है, मिनिमम होती है। तो ये बात भी आप अच्छे से याद रखेंगे कि धमनी की चाल ठोस में सबसे ज्यादा होती है, द्रव में उससे कम, और गैस में सबसे कम होती है। क्योंकि यहाँ पर स्टील ठोस है, इस वजह से यहाँ पर धमनी की चाल सबसे ज्यादा होगी। ठीक, और स्टील के अंदर जो धमनी की चाल है वो लगभग कितनी होती है, तो वो होती है लगभग 5960 मीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है, 5960 मीटर पर सेकंड होती है। और आपके अन्य की बात करें, जैसे जल की बात करो, तो जल के अंदर लगभग कितनी होती है, 148 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर बात हो रही है ना। हवा के अंदर कितनी होती है, तो हवा के अंदर होती है 343 मीटर पर सेकंड। कितनी होती है, 343 मीटर पर सेकंड होती है। जल के अंदर कितनी होती है, 1480 मीटर पर सेकंड। जल के अंदर 1480 मीटर पर सेकंड, वायु के अंदर 343 मीटर पर सेकंड, और स्टील के अंदर 5960 मीटर पर सेकंड होगी। और निर्वात के अंदर धमनी की चाल संभव नहीं है। आगे बढ़े हम, मानव कान की सर्वथा प्रास यानी जो सुनने की कैपेसिटी है वो कितनी है? तो मानव कान की जो सुनने की कैपेसिटी है वो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, है ना। इस प्रास को हम क्या कहते हैं, इस प्रास को हम सर्वथा प्रास कहते हैं। और जो 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि होती है, 20 हर्ट्ज से कम की जो ध्वनि होती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आपके अवसर्व्य ध्वनि। क्या कहते हैं, अवसर्व्य ध्वनि। और जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो ध्वनि होती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पराध्वनि। क्या कहते हैं, पराध्वनि, अल्ट्रासाउंड कहते हैं। और अल्ट्रासाउंड का उपयोग कौन करता है, जैसे चमगादड़, डॉल्फिन, सोनोग्राफी, यहां पर कौन सी ध्वनि काम में ली जाती है, पराध्वनि। और अवसर्व्य जो ध्वनि है वो भूकंप, हाथी के द्वारा उत्पन्न ध्वनि, ये जो ध्वनि होती है वो कौन सी होती है, अवसर्व्य ध्वनि होती है। आगे बढ़ते हैं, आवृत्ति का मात्रक क्या है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। क्या होता है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। आवृत्ति किसे कहते हैं, तो प्रति सेकंड होने वाले कंपन या दोलनों की जो संख्या होती है उसे हम आवृत्ति कहते हैं। प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की जो संख्या है, दोलनों की जो संख्या है उसे कहते हैं आवृत्ति। हम कह सकते हैं आवृत्ति बराबर दोलनों की संख्या बट्टे में समय। आवृत्ति बराबर दोलनों की संख्या बट्टे में समय। यदि समय इकाई हो जाए तो ऐसी स्थिति में जो दोलनों की संख्या है वही आवृत्ति के बराबर होगी। ठीक, फिर बात करें ध्वनि की प्रबलता को मापने का जो मात्रक है, ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता, उसको मापने का जो मात्रक है वो होता है डेसिबल। क्या होता है, डेसिबल होता है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। और मीटर किसका मात्रक है, दूरी का, और सेकंड किसका मात्रक है, तो ये आपके समय का मात्रक है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? आप सबने पढ़ा होगा कि जो खरीफ की फसल है वो आपकी वर्षा ऋतु के अंदर क्या होती है, वर्षा ऋतु के अंदर बोई जाती है। और कब काटी जाती है, अक्टूबर नवंबर के अंदर काट लिया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका धान यानी जो चावल है वो कौन सी फसल है, वो आपकी खरीफ की फसल है। बाकी जो तीनों फसल है वो कौन सी फसल है, रबी की फसल है, जो कब बोई जाती है, आपके सर्दियों के अंदर बोई जाती है, और आपके फरवरी मार्च के अंदर काट ली जाती है, या मार्च अप्रैल के अंदर काट दी जाती है। ठीक, इसके अलावा खरीफ की अगर और मैं फसलों की बात करूं तो चावल के अलावा और कौन सी खरीफ की फसल है, जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, इसके अलावा कपास, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब कौन सी फसलें हैं, आपकी खरीफ की फसल है। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। आगे बढ़े हम, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो जो मधुमक्खी पालन है, मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। क्या कहते हैं, एपीकल्चर।
यानी शहद और मोम को प्राप्त करने के उद्देश्य से मधुमक्खियों का पालन किया जाता है, इसे कहते हैं एपीकल्चर या मधुमक्खी पालन। सेरीकल्चर किसके कहते हैं? तो रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। पीसी कल्चर किसको कहते हैं? तो मछली पालन को कहते हैं पीसी कल्चर, मछली पालन को। एग्रीकल्चर किसे कहते हैं? तो खेती को कहते हैं एग्रीकल्चर। ठीक है। अगला, श्वेत क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो है आपके दूध के उत्पादन से। ठीक है। इसी को दूध का जो उत्पादन है, जो श्वेत क्रांति है, इसी को दूसरा नाम है वो है आपका ऑपरेशन फ्लड। क्या है? ऑपरेशन फ्लड। ये भी किससे संबंधित है? तो ये भी आपका दुग्ध उत्पादन से ही संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड। इसके सूत्रधार कौन थे या इसके प्रणेता कौन थे? तो वो थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। ये श्वेत क्रांति से संबंधित है। फिर बात करूं आपकी हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंधित थी? तो जो हरित क्रांति संबंधित थी वो थी खाद्य पदार्थों के उत्पादन से। किससे संबंधित थी? खाद्य पदार्थों के उत्पादन से संबंधित थी, वो थी आपकी हरित क्रांति। ठीक। नीली क्रांति किससे संबंधित थी? तो नीली क्रांति संबंधित थी, वो थी आपके मत्स्य उत्पादन से संबंधित, यानी मछली उत्पादन से संबंधित थी नीली क्रांति। पीली क्रांति किससे संबंधित थी? तो आपकी जो पीली क्रांति है वो संबंधित थी तिलहन उत्पादन से। किससे संबंधित थी? तिलहन उत्पादन से। तो ये आपको अतिरिक्त जानकारी भी याद रखनी है। आगे है, कंपोस्ट बनाने में किसका उपयोग नहीं होता है? तो कंपोस्ट बनाने में जो एक प्रकार की जैविक खाद है, जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा कार्बनिक पदार्थ जैसे रसोई का कचरा, सब्जियों के छिलके, इसके अलावा बचा हुआ भोजन, कृषि अपशिष्ट जिसे गोबर, खरपतवार, पत्तियां आदि के अपघटन से जो तैयार होने वाली खाद है वो कंपोस्ट खाद है। तो कंपोस्ट खाद को बनाने में प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक एक अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, यानी सूक्ष्म जीवों के द्वारा इसका जो अपघटन है वो संभव नहीं है। इस वजह से प्लास्टिक का उपयोग हम क्या बनाने के अंदर? कंपोस्ट खाद बनाने के अंदर नहीं कर सकते। और केचुओं की मदद से जो बनने वाली खाद होती है या जो कंपोस्ट खाद होती है उसके क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। केचुओं की मदद से कंपोस्टिंग या कंपोस्ट खाद बनाने की जो विधि है वो क्या कहलाती है? वर्मी कंपोस्टिंग कहलाती है। खरपतवार क्या होता है? तो आपके फसलों के साथ जो अतिरिक्त अनावश्यक छोटे छोटे पेड़ पौधे उग जाते हैं उनको कहते हैं खरपतवार, जो पौधों की वृद्धि को रोकने का काम करते हैं और नुकसानदायक होते हैं। आगे हैं, पशुपालन में क्या शामिल नहीं है? तो पशुपालन के अंदर फसल को उगाना शामिल नहीं है। पशुपालन के अंदर फसल को उगाना शामिल नहीं है, क्योंकि जो पशुपालन है वो कृषि विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें आर्थिक लाभ के लिए पशु के प्रजनन, पोषण, स्वास्थ्य और देखभाल से रिलेटेड ये चीजें होती है। और जो फसल उगाना है वो किसके अंतर्गत आता है? वो आपके पादप कृषि के अंतर्गत आता है। और जो पशुपालन का मेन मकसद होता है वो होता है दूध, मांस, अंडे, ऊन, इन सभी चीजों का उत्पादन करना। अतः फसल उगाना है वो पशुपालन से रिलेटेड नहीं है। अगला है, संकरण का क्या उद्देश्य है? तो संकरण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो वांछित गुणों वाली नई किस्मों को विकसित करना होता है। यानी संकरण एक प्रक्रिया है जिसमें आनुवांशिक रूप से भिन्न भिन्न दो पौधों या जंतुओं के बीच में निषेचन क्रिया करवाई जाती है और एक नई किस्म की संतति पैदा की जाती है, जिसमें दो या दो से अधिक जनकों के जो वांशिक गुण हैं वो क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। जैसे कभी कभार एक प्रश्न पूछा जाता है, अंतराकिस्मीय संकरण। अंतराकिस्मीय संकरण, इसमें क्या होता है? इसमें विभिन्न किस्मों के बीच में संकरण करवाया जाता है। एक होता है अंतरा स्पीसीज। क्या होता है? अंतरा स्पीसीज। इसमें क्या होता है? एक ही प्रकार की जो जीनस होती है उनकी अलग अलग प्रजातियों के बीच में संकरण करवाया जाता है। और एक होता है अंतरावशीय, अंतरावंशीय। इसमें क्या होता है? तो इसके अंदर विभिन्न जेनेरा के बीच अलग अलग जो जनरेशन की बीज हैं या अलग अलग जनरेशन की जो किस्म है उनके बीच में संकरण करवाया जाता है। ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आज की इस क्लास के अंदर हमने आपके विज्ञान विषय के लगभग 50 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया है और उनके साथ अतिरिक्त जानकारी के रूप में लगभग 200 प्लस अतिरिक्त जानकारी के रूप में और ज्यादा एमसीक्यू को डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी
और आपके पूरे विज्ञान विषय का जो रिवीजन है उसको करने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। अतः आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।